हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आपकी अपनी ब्रिजपाल क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने जा रहे हैं। तो ये जो मेरे साइड में आपको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है, ये चार्ट, इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। अब जितना सुंदर ये अभी दिख रहा है, हमेशा से इतना सुंदर नहीं था, इसको बनाया गया है। उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है और क्लास 10th उसी हिस्ट्री को रिपीट करती है कि किस तरह से बनाया गया, क्या क्या उसमें सीक्वेंस आए, पहले कौन आया, किसने क्या दिया, क्या नहीं किया। सो व्हाट आवर चैप्टर से चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अभी ये एलिमेंट्स क्या है, तो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टी। वैसे क्लासिफिकेशन क्या है? वैसे क्लासिफिकेशन आप बहुत इजी वे में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जैसे किराना की शॉप है, तो किराने की शॉप में आप जाएं तो, या फिर आजकल मॉल्स खुल चुके हैं, आप उसमें कुछ लेने जाएं, उस मॉल में सर्फ एक जगह पे प्लेस होता है, साबुन एक जगह पे है, और साबुन में भी जो बाथिंग सोप है वो एक जगह पे, और जो बर्तन धोने वाले साबुन है वो एक जगह पे होते हैं, कपड़े धोने वाले एक जगह पे। मतलब बिल्कुल क्लासिफाइड है। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर, सिंपल वे में आप समझना चाहो तो ये है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स का है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम एलिमेंट्स को सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज उनको रखते हैं, ग्रुप करते हैं। तो हमारे पास टोटली अभी तक जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो हैं 118 एलिमेंट्स। अब सुनने में आ रहा है कि इससे भी ज़्यादा हो गए एलिमेंट्स। जो आपकी बुक में भी लिखा है वो है 118, बट नेचुरली अकरिंग, सॉरी NATUR, नेचुरली अकरिंग ओनली 94 है। बाकी मिक्सिंग से बनाए गए हैं 94 है। और ओके, तो आपने क्लासिफिकेशन समझा क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्लासिफिकेशन का असली मीन क्या है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहे वैसा लिख सकते हैं, बट बेस उसका इतना ही है कि सिमिलर जो एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एक साथ टुगेदर प्लेस करना, इतना बेस है। उसको आप जितना एलैबोरेट करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या अटैम्प्ट हुए, कुछ अर्लियर अटैम्प्ट्स थे, उन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला अटैम्प्ट जो दिया वो हमें दिया डॉबर्नियर। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जोहान वॉल्फगैंग डॉबर्नियर के थे, JOHN, वॉल्फ गैंग इन्होंने जो अटेम्प्ट जो दिया था वो दिया था इन द ईयर 1817, इन द ईयर ऑफ 1817। और थोड़ा सा मुझे डाउट है, जब इन्होंने अपना रूल दिया था तो उस समय तक आई थिंक 33, यस अप्रॉक्स 33 एलिमेंट्स वर नोन थे। जब इन्होंने दिया उस समय 33 elements were known at that time. Okay. अब इन्होंने जो कंसेप्ट बताया था वो, उसका नाम है डॉबर्नियर ट्राइड्स। इनका जो कंसेप्ट था उसका नाम है डॉबर्नियर ट्राइड्स, इन्हीं के नाम पर था। क्या है इसके अकॉर्डिंग? इस डॉबर्नियर ट्राइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखते हैं, कुछ भी है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर हम उनको इफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड in
order of increasing atomic mass तो मान लीजिए हम यहां पे रख रहे हैं A, B, C, D, E, F, इस तरह से हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रखा है ये। तो इनका कहना था कि जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का मास होगा उसका एवरेज मास सेकंड का होगा। दैट मीन A प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू B मास। ये इसकी मेन वर्किंग है। कैसे? इन्होंने ट्राइड बनाए, ट्राइड, इसमें ही पता चलता है 3-3 का ग्रुप। ट्राइड्स बनाए कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट लेते हैं और इनका मास करते हैं और इन दोनों का एवरेज मास, अब एवरेज आपको पता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लीजिए इसका मास कितना है 2, 4 एंड 6। तो इनका कहना था कि अगर आप इस A के मास को और C के मास का एवरेज लेते हैं यानी कि 2 + 6 अपॉन 2 करेंगे तो जो आपका मास आएगा दिस 8 बिकम्स 8 अपॉन 2, दिस बिकम्स 4। तो ये जो मास होगा ये आपका B का मास होगा। यस, ये इनकी वर्किंग थी। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। ये जो आपका डॉबर्नियर ट्रायड था ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स तक सही काम करता था। इसकी लिमिटेशन क्या आई थी? लिमिटेशन थी इट वर्क फाइन अप टू 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स, ये जो आपका था ये 9 एलिमेंट्स तक सही काम करता था। उसके बाद ये इतना इफेक्टिव नहीं था। क्या थी इसकी लिमिटेशन? इसकी लिमिटेशन थी कि ये ओनली 3 ट्राइड्स ही फाइंड कर पाया था। 9 एलिमेंट दैट मीन 3 ट्राइड्स। बाकी आगे फर्दर ये ऐसे ट्राइड्स नहीं बना पाया था क्योंकि उस समय तक 33 एलिमेंट्स नोन थे। 33 एलिमेंट्स नोन थे उस समय तक और ये खाली 9 के बारे में ही बता पाए थे, उसके आगे ये नहीं बता पाए थे। और इसमें जैसे कि इन्होंने एक ट्राइड बताया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का मास आ जाता है 6.9, सोडियम का आ जाता है 23 एंड पोटेशियम का आ जाता है 39। अप्रॉक्स 7, 39, 7 + 39 अपॉन 2, 39 + 7 46 इक्वल्स टू 23। ये इसका आ गया। ये इसका इनका एक ट्रायड था और बाकी 2 ट्रायड इनके जो सक्सेसफुल रहे वो थे, एक था कैल्शियम एंड बेरिलियम एंड एक और भी था उनका क्लोरीन। क्लोरीन के साथ था इनका यस ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी और थे जो और सक्सेसफुल ट्रायड्स थे इनके। बाकी अगर यही वाला रिलेशन आगे हम लगाते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा था वो इतना नहीं था कि उसे हम अप्रॉक्सीमेट मान सके या नियर बाय मान सके। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। उसमें हमारा आ जाता है शायद यही है नाइट्रोजन का 14 + 55। ओके 14, 31 एंड 14, 31 एंड AS 74.9।
तो अप्रॉक्सीमेट 75 प्लस 14 अपॉन 2, 14 प्लस 75 हमारे पास बन जाता है 89 अपॉन 2, 45 अप्रॉक्स इसका आना चाहिए। बट हमारे पास यहाँ पे जो फॉस्फोरस का आता है वो आता है 31। अब ये अप्रॉक्स सेम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, 31 और 45 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट, मतलब अप्रॉक्सीमेट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो यही इनका आगे फेलियर था कि जो फर्दर एलिमेंट्स थे उनमें जो डिफरेंस आ रहा था, एवरेज मास जो आ रहा था उसमें डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा था। तो ये इनका एक एलिमेंट है, आगे हम तो यही कारण थे कि इनका ये जो डॉबर्नियर ट्रायड थे ये फेल हो गए। बट किसी भी चीज़ का फेल होना के बावजूद भी उसे इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पहली बार किसी ने सोचा कि एलिमेंट्स को प्लेस किया जाए, एक पैटर्न में रखा जाए। तो ये जो इस तरह का सोचना था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इन्हीं को आगे लेकर गए हमारे अगले साइंटिस्ट न्यूलैंड है, और उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन दी थी उन्होंने ऑक्टेव्स के ऊपर दी थी। ऑक्टेव्स क्या होते हैं? ऑक्टेव्स होते हैं म्यूजिकल नोट्स। जैसे हिंदी में होते हैं सा रे गा मा पा दा नी, एंड अगेन 8th वाला जो आता है आपका वो फिर से सा आ जाता है, मतलब फर्स्ट वाला इसी के बेस के ऊपर था। जहाँ बट मतलब सारे गामा पे भी नहीं था, वो उनका और था डोरेमी फासोलाटी। जिनको ये याद नहीं होगा डोरेमी फासोलाटी क्या है, तो वो इस तरह से याद रखें। कार्टून एक आता है डोरेमोन, उसकी बहन का नाम शायद डोरेमी है। तो जो डोरेमी है ना, वो जब बच्चे उसको देखने लगते हैं तो वो बच्चों को फंसा लेती है। पहले तो बच्चे देखते हैं टीवी को, फिर टीवी देखता है बच्चों को कि कब आ रहे हैं मेरे पास, उन्हें बांध के रखता है अपने पास। तो आप उसी लॉजिक से याद रख सकते हैं, डोरेमी फंसा लेती है, तो वहीं पे आपका जो ऑक्टेव आ जाएगा डोरेमी फासोलाटी सॉरी। तो मैं इसे रब कर दूं, आगे हम करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये दिए थे हमें जॉन न्यूलैंड ने, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और दिस वाज गिवन इन द ईयर ऑफ 1866। उस समय तक 56 एलिमेंट्स नोन थे, पिछले वाले तक 33 और अभी 56 एलिमेंट्स। इन्होंने भी जो अपना बेस रखा, ये इनका बेस लिखा है, बेस इनका भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है सा रे गा मा पा दा नी अगेन सा, डो रे मी फा सो ला टी अगेन टू। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे आई आ जाएगा, जे आ जाएगा। इनके कहना यह था कि एवरी एट्थ एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, एवरी एट्थ एलिमेंट, जैसे यहां पे H आया तो H की प्रॉपर्टी वही होगी जो पहले वाले की थी, फर्स्ट एलिमेंट की। आप जिस भी नंबर से शुरू करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहां पे इस B से शुरू कर रहा हूं, जैसे पहले तो फर्स्ट वाला देखिए, A और H के लिए प्रॉपर्टी देखिए ऊपर, सा डो। अब B वाला, क्योंकि अगर मैं ये सेकंड से शुरू कर रहा हूं तो आगे उतना ही आगे बढ़ जाएगा। अब मैं इसे फर्स्ट मानूंगा, अगर मैंने सेकंड से शुरू किया तो मैं इसे फर्स्ट मानूंगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, ये आई। दैट मीन बी और आई की प्रॉपर्टी सेम होगी। कैसे सेम होगी? क्योंकि इनका लॉ जो था वो पूरा ऑक्टेव के ऊपर बेस्ड था। ऑक्टेव सुर जो गाने वगैरह में लगते हैं, रे, तो यहाँ पे भी ये रे ही था। क्योंकि सा आगे मेरा चार्ट आ गया तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, सा रे गा
माँ, इसी तरह से अगर मैं ये थर्ड से करूंगा तो फर्स्ट ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, ये गा, रे के आगे क्या आ गया, गा आ गया, फिर और ये डो रे मी, MIB, गा या फिर मी। तो यहाँ पर भी देखिए गा या फिर मी था। तो इस तरह से यही उनका लॉ था कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो था, जो होगा, एवरी एट्थ एलिमेंट दैट विल रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और इन्होंने ये जो इसमें कंपेयर किया वो किया फ्रॉम द लोएस्ट मास, दैट इज हाइड्रोजन, एंड उस समय का जो हाईएस्ट था वो था थोरियम, THORIUM। इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया। तो ये मैंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बना दिया है। टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं एडिट करके बीच में वो आपको दिखा पाऊँगा, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये उनका टेबल है, आप इसे चाहो तो अपनी बुक से भी रिलेट कर सकते हो। ओके, अब बात आती है कि लिमिटेशन की, व्हाट वर कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन ये थी, ओके, सबसे पहले लिमिटेशन यहाँ पर थी 56 एलिमेंट्स, क्योंकि इन्होंने उस समय तक 56 एलिमेंट्स नोन थे, बट इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और बोला कि ओनली 56 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। तो इनका पहला फेलियर ये बन गया। मैं यहाँ पे फेलियर लिख दे रहा हूँ। इनकी जो एक स्टेटमेंट क्या थी, ओनली 56 एलिमेंट्स वाली। इन्होंने बोला कि ओनली 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं था, बाद में और भी एलिमेंट्स पाए गए। दूसरी, इनका ये जो लॉ था वो बहुत अच्छा काम करता था, बट अप टू लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ये वर्क वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, और अगर आप सही पूछें तो अप टू 20 तक, अप टू 20 तक एलिमेंट्स तक ये अच्छा काम करता था। कुछ कमियां इनके टेबल में भी थी। अगर आप टेबल देख रहे हो तो यहाँ पे कोबाल्ट और निकल है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इन्होंने कोबाल्ट और निकल को उसी टेबल में डाल दिया, उसी ग्रुप में डाल दिया जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन थे। अब कोबाल्ट एंड निकल की जो प्रॉपर्टी है वो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम ऑल दिस। और वहीं पे अगर आप कोबाल्ट एंड निकल इस ग्रुप में है, फेरस उस ग्रुप में है, जबकि इस फेरस की और कोबाल्ट निकल की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है। तो इन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया कि इनका ये जो टेबल है ना, सारे गा मा पा, वो एक मतलब उसमें सीक्वेंस में दिखे, इसलिए ये कुछ एडजस्टमेंट की। तो आप लिख सकते हैं कि ये अपनी जो एडजस्टमेंट इन टेबल थी, एडजस्टमेंट्स इन टेबल, उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। अनडिस्क्राइबेबल। उनको जो डिस्क्राइब नहीं कर पाए। और उसमें टेबल में एडजस्टमेंट क्या क्या थी, डिफरेंट एलिमेंट्स, सॉरी, सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स, सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप। और दूसरी क्या थी, डिफरेंट प्रॉपर्टी एलिमेंट इन सेम ग्रुप। आप लिख सकते हैं डिफरेंट
प्रॉपर्टी एलिमेंट इन सेम ग्रुप। ओके, वन मोर फेलियर वाज देयर कि लेटर ऑन जब नॉवल गैस डिस्कवर्ड हुई, ये वाली नॉवल गैस, जब नॉवल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनको इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं हो पा रही थी, वो उनको प्लेस करना मुश्किल था। तो आप लिख सकते हो कि नॉवल गैसेस कुड नॉट बी प्लेस्ड इन दिस टेबल, या फिर डिस्कवर्ड लेटर करके डाल सकते हो, नॉवल गैसेस दैट वर डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी प्लेस्ड इन दिस टेबल। सो बाय दैट टाइम हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आ चुके थे। अभी तक और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। एक बीच में साइंटिस्ट है लोदरमेयर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना वर्क किया था, वो एक्चुअली में मास और वॉल्यूम, एक एलिमेंट का जितना मास है और वो जितनी उसकी वॉल्यूम है, उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे। ये भी माना जाता है कि ये जो हमारे साइंटिस्ट है डिमिट्री आइवानोविक मेंडलीव, ये रशियन साइंटिस्ट, एक केमिस्ट थे। इन्होंने, इनकी वर्किंग है वो वहीं से इंस्पायर्ड है या फिर वहाँ से ली गई है, कुछ ऐसा माना जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो इन्होंने एक लॉ दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये किस वजह से दिया, किस तरह से दिया, ये आगे हम देखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक लॉ लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और इसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो जो मेरे पास वैसे पर्सनली कोचिंग लेते हैं, मैं उन्हें बता रखा है कि जब भी कोई चीज़ कोट्स में होती है तो वो एज इट इज़ लिखी जाती है, क्योंकि ये जो वर्डिंग है जो उसी साइंटिस्ट की है, उसे हम बदल नहीं सकते। हाँ जी, अगर आप इसको अपने तरीके से बता रहे हो और ये कोट्स में नहीं है तो आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, वरना ये वैसे ही लिखी जाती है। क्यों, यहाँ पर आप देखिए तो मैंने इसे भी कोट्स में लिखा है, सेम एज इट इज़ आपको अपनी बुक पे भी मिलेगी। ओके, क्या है ये, एक रशियन केमिस्ट थे, उस समय तक 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 63 एलिमेंट्स में से अब इनका फंक्शन जो है ना, इनका जो टेबल है, तो इन्हें बहुत बड़ा एक श्रेय जाता है टेबल की फॉर्मेशन में, क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट ऐसे माने जाते हैं जिन्होंने कुछ टेबल बनाया, जिनके टेबल में कोई रिलेशन था। इन्होंने ग्रुप्स और कॉलम और रोज वो वगैरह, ग्रुप्स और पीरियड्स वगैरह इन्होंने ही दिए थे। तो इन्होंने कोई मतलब ऐसे ही बेस नहीं रखा कि हाँ जी इंक्रीजिंग ऑर्डर रख दीजिए या कुछ रख दीजिए, नहीं। इन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट्स में से इन्होंने 2 एलिमेंट चुने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड्स बनाते गए और ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड्स बनाते गए। फिर इन्होंने सभी 63 एलिमेंट्स के साथ इन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए, और उन सभी 63 एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी, उन सभी 63 एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को 63 अलग अलग कार्ड्स पे, जैसे एक कार्ड लिया, जो कोई भी एक कार्ड लिया, इसके ऊपर इन्होंने कोई भी लेट से बीच में से इन्होंने ये चुन लिया, अपना ऑक्सीजन ही चुन लिया। तो ये ऑक्सीजन जो है एलिमेंट आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, और ऑक्सीजन के साथ करेगा तो कैसे करेगा। इन्होंने सारे के सारे इसी तरह से उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हर एलिमेंट की कार्ड के ऊपर अलग अलग लिख दी, और देन आफ्टर उन्होंने अपनी दीवार के ऊपर उन कार्ड्स को एक सीक्वेंस में लगाना चालू कर दिया उन्हीं प्रॉपर्टीज के सीक्वेंस के ऊपर। जब इन्होंने प्रॉपर्टी के सीक्वेंस के ऊपर उन कार्ड्स को लगाया तो इन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टी है कुछ समय के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। पहले में तो था न्यूलैंड लॉ ऑफ वक्टेम में कि एवरी 8th एलिमेंट रिपीट करेगा,
बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि इन्होंने बोला वो रिपीट करेगी, कितनी देर बाद ये कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर भी आप देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, मतलब कुछ पीरियड के बाद वो दोबारा आएगी, फंक्शन ऑफ देयर मासेस। एंड देन आफ्टर इनकी एक और भी थी अचीवमेंट, जो आज आप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स देखते हो, ये भी इन्होंने ही बताया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, उन्हें हम ग्रुप्स बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलेंगे। जिन बच्चों को याद नहीं रह जाता है कि वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स हैं, तो वो सिंपल में शॉर्टकट ऐसे कर लें, VCG और HRP। MRP होता ना, वैसा ही HRP, H फॉर हॉरिजॉन्टल, R फॉर रोज और P फॉर पीरियड्स, V वर्टिकल, C कॉलम और G फॉर ग्रुप। ओके, इन्होंने जो बेसिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूले बनाए थे, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिराइव की थी, उनके फॉर्मूले क्या थे? उनके फॉर्मूले कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला था R2O और यहाँ पे RH, एक ग्रुप में जाता था। सेकंड, इन्होंने इस तरह से 8 ग्रुप बनाए थे, 8 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप ये लिख दिया, सेकंड ग्रुप R, व्हाट इज R? R इज आर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, RO एंड RH2। थर्ड ग्रुप R2O3, R2O3 एंड RH3। फोर्थ ग्रुप इन्होंने बनाया था RO2 एंड RH4। ओके, एंड फिफ्थ ग्रुप वाज R2O5 एंड RH का था O एंड ओके RH3 था, RH3 एंड देन आफ्टर RO3 एंड RH2। ये 63 एलिमेंट्स मिटा रहा हूं मैं, 63 ऊपर लिख देता हूं। एलिमेंट्स R2O5, ओके, RO3 रह गया, RO3 और इसके साथ था हमारा RH2। ओके, 1 2 3 4 5 6, सेवंथ वन इज R2O7 and here RH and लास्ट वन इन्होंने ट्रांजिशन सीरीज के लिए दिया था और वो था RO4 समथिंग ऐसे ही था। ओके, अब इसमें कैसे, मतलब जैसे मैं अब ये वाला एक एग्जांपल ले रहा हूँ RO2, तो फोर्थ ग्रुप में हमारा आ जाता है कार्बन। अगर ये R जो एलिमेंट है ये हमारा कार्बन है, दैट मीन RO2 इज इक्वल टू CO2 एंड RH4 विल बिकम CH4, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने 9th क्लास का याद होगा, वहाँ पे हम वो वैलेंसी वाला करते हैं, CO, C की वैलेंसी 4, O की वैलेंसी 2, 1 2, यहाँ पे तो C के साथ 1 एंड O के साथ 2, तो CO2। यस, इट इज़ करेक्ट। CH4 भी करेक्ट है, C की वैलेंसी 4 एंड H की वैलेंसी 1, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 C के साथ CH4। तो ये इन्होंने डेरिवेशंस की थी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की, ये उनका एक टेबल था, उसका मतलब ये था। अब इसमें बहुत सारे आगे अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं, उन्होंने एक प्रॉपर टेबल बनाया था इसी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, और इन
प्रॉपर्टीज को जब उन्होंने इस तरह के कार्ड के ऊपर लिखा था, उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ओके यस, ये नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ये वाला भी जो पीरियोडिक टेबल है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ किसके है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस के ऊपर है। बट ये ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं है ये, इनके लिए उन्होंने पूरा एक, आखिर ये केमिस्ट थे तो इन्होंने पूरा साइंस लगाई कि किस तरह से क्या क्या प्रॉपर्टीज, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर रखा है इन्होंने। तो इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये कार्ड भी मिटा रहा हूँ जो बनाया था मैंने, ओके। अचीवमेंट्स, सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी जो है ना, इन्होंने काफी जगह ऐसा किया कि, क्योंकि इनका बेस क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट इन्होंने प्रॉपर्टी को देखा, काफी जगह ऐसी थी कि जहां पे जो स्लाइटर थोड़ा सा बड़ी जो एटॉमिक मास था, जिसका एलिमेंट का बड़ा एटॉमिक मास था, उसको इन्होंने पहले रख दिया, छोटे वाले को बाद में रखा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जो प्रॉपर्टीज है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में रिलेट हो जाएं, इसलिए किया। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कोबाल्ट एंड निकल की, कोबाल्ट एंड निकल की। अब कोबाल्ट का जो मास है वो आता है 58.9 समथिंग, 58.9, एंड अगर हम निकल का मास देखें तो निकल का आता है 58.7। तो यहां पर आप देखिए कि 58.9, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का मास ज्यादा है, बट इन्होंने अपने टेबल में इसे पहले रखा और निकल को बाद में रखा। इसी तरह से ओके, एक और है Te एंड I, इसका मास ज्यादा था बट इन्होंने पहले रख दिया। वेनेडियम एंड क्रोमियम V एंड Cr, वेनेडियम का मास ज्यादा था, इसको इन्होंने पहले रखा। अब अचीवमेंट कैसे हुई, इस तरह से तो इनका जो लॉ था, एक फेलियर भी बन गया इसमें कि आप कह रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, बट नहीं, यहां पर क्या हुआ, जो ज्यादा मास था वो पहले आ गया, बाद में छोटा मास आया, छोटा सा फेलियर भी है। बट फिर भी इसे अचीवमेंट में इसलिए कि बाद में जब देखा गया ये जो अरेंजमेंट थी, ये अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। और मेरे पास यहाँ पे चार्ट भी है तो मैं आपको बताऊं, कोबाल्ट एंड निकल, तो ये देखिए कोबाल्ट एंड निकल, लेटर ऑन ये जो अरेंजमेंट था ये ट्रू पाया गया, बट वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर था। यहाँ पे ये क्या है, एटॉमिक मास। अभी तक 3 हुए, डॉबर्नियर, न्यूलैंड और ये मेंडलीफ, ये तीनों मास के बेस के ऊपर हैं। कोबाल्ट एंड निकल ये आज के पीरियोडिक टेबल में भी ट्रू है, ये T एंड I, ओके। ये टेलरियम एंड आयोडीन, फिर टेलरियम एंड आयोडीन, आज भी टेलरियम आगे, आयोडीन पीछे, एंड देन आफ्टर वेनेडियम क्रोमियम, ये तो अपने यहाँ पे आगे 23, 24, यस, ये वेनेडियम एंड क्रोमियम 23rd एंड 24th, वेनेडियम पहले, क्रोमियम बाद में। आप लोग टेबल देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ और भी मिल जाए, वैसे मेरे हिसाब से यही है। ये भी इनका अचीवमेंट हो गया, एक अरेंजमेंट्स जो इन्होंने की, ओके। और इन्होंने अपने टेबल में काफी जगह गैप्स छोड़ दिए, बट गैप्स छोड़ना ये फेलियर नहीं था, ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन थी। और इस चीज को आज हम सोचें, आज हम कोई चीज ऐसी सोचें कि जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, बट हम सोच लें कि यहाँ पे आएगी। और ना ही इन्होंने सिर्फ गैप सोचे, इन्होंने इवन की उनकी प्रॉपर्टी भी डिस्क्राइब कर दी थी, इन्होंने नाम भी दिए थे, हम आगे पढ़ रहे हैं। गैप छोड़ के इन्होंने बोला कि यहाँ पे, अब गैप किस बेस पे छोड़े, जब ये एटॉमिक मास के बेस पे लगा रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो एटॉमिक मास है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कहीं पे, तो इन्होंने वहाँ पे आइडिया लगा लिया कि यहाँ के बीच में आके कोई ना कोई
इन फ्यूचर ऐसा एलिमेंट आएगा। अब इससे पीछे हमारे न्यूलैंड ऑक्टेव थे, इन्होंने बोला कि 56 ओनली, उसके बाद है ही नहीं है, फेलियर हो गया। तो 63 इनके टाइम तक 63 थे, बट इन्होंने बोला आगे और आएंगे जो इस जगह को आके भर देंगे, एंड लेटर ऑन डिस्कवर हुए भी। इन्होंने नाम दिया, एक साइंटिस्ट वर्ड है, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, संस्कृत वर्ड है एका, उनको इन्होंने नाम दे दिया एका। एका मतलब है उससे पहले, तो नाम दिया क्या, एका बोरॉन, एका बोरॉन। देन एका गैलियम, एका एल्यूमिनियम, सॉरी गलत, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। तो जो हमारा एका बोरॉन था, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, लास्ट में एका सिलिकॉन जर्मेनियम बना। स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ओके, अब हम एक बार जरा देख लेते हैं कि क्या थी प्रॉपर्टीज। हम लेते हैं इसे एका एल्यूमिनियम को और गैलियम को। एका एल्यूमिनियम को कंपेयर कर लेते हैं कि कितना नियर बाई था। एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एका एल्यूमिनियम का जो इन्होंने मास बोला, इन्होंने बोला 68 और निकला क्या, निकला 67.9 समथिंग था, सॉरी 69.7 था, 69.7 था। इन्होंने इसके लिए जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बोला वो था E2O3, E फॉर एका, E2O3, और जो असली में था वो Ga2O3। G ये गैलियम का सिंबल है, यहाँ पे होगा ये फिफ्थ, हाँ जी गैलियम, Ga गैलियम, Ga2O3। इन्होंने इसके साथ बोला ECl3, और असली में एका की जब हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो ECl3, और गैलियम की जब हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो GaCl3 बनता है। तो आप देख सकते हैं बस फर्क क्या है, फर्क एका एल्यूमिनियम और गैलियम नाम का फर्क है, और इवन की डिफरेंस का भी, वेट का भी इतना फर्क नहीं है, मास का भी इतना फर्क नहीं है, बस नाम का फर्क है। एका एल्यूमिनियम और गैलियम, बाकी प्रॉपर्टीज भी सेम मैच करी, इसलिए हम बाद में यही पे रखने पे मजबूर हो गए थे, दैट्स वाई। तो ना तो सिर्फ इन्होंने गैप छोड़े, ये प्रेडिक्ट किया यहाँ पे एलिमेंट आएगा, उसका मास, उसकी प्रॉपर्टीज तक प्रेडिक्ट कर दी कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होगी। कितने फ्यूचरिस्टिक इंसान थे और कितनी लंबी सोच थी, हमारी तो हो नहीं पाती। ओके, अब इनके डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। डीमेरिट्स, ओके, वन मोर एडवांटेज इज देयर। वो एडवांटेज ये है कि लेटर ऑन जब नोबल गैसेज फाउंड हुई, वन मोर एडवांटेज, noble gas could be placed without disturbing table. Without disturbing table. तो अचीवमेंट, पहली अचीवमेंट जो इन्होंने स्लाइटली ग्रेटर मास जो था वो पहले रख दिया, वो भी एक अचीवमेंट बना इनका। गैप्स अचीवमेंट, उनकी प्रॉपर्टी, गैप्स तो पूरे अचीवमेंट है,
मतलब गैप्स एक अच्छी तरह अच्छा अचीवमेंट है। और नोबल गैस जो लेटर ऑन डिस्कवर हुई वो इनके टेबल को बिना हिलाए आखिरी में प्लेस हो गई, बिल्कुल सेट। तो ये भी एक इनकी अचीवमेंट बन गई, क्योंकि ये हमने पीछे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हमने उसमें पढ़ा था कि ये वहाँ पे फेलियर था, हम नोबल गैसेस को सही से रख नहीं पाए थे। अब इनके फेलियर्स, डीमेरिट्स, एक फेलियर इनका ऐसा है जो आज भी नहीं है, आज भी बिल्कुल वैसा ही है, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। प्लेस ऑफ हाइड्रोजन कैसे? हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हमारा एल्कली मेटल जैसा भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसे भी रिएक्ट करता है और हैलोजन जैसा भी करता है। तो इसको नो प्रॉपर प्लेस, इसको कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिली, हाइड्रोजन को कोई एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिली कि यहां पे हम कर दें तो ये यहां पे सही रहेगा। एल्कली मेटल क्या होते हैं? एल्कली मेटल शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वैसे एल्कली मेटल्स ये आपके पहले ग्रुप नंबर 1 वाले होते हैं, ये वाले होते हैं सारे। क्या है इनका फॉर्मूला? हीर लैला ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, हीर लैला ने की रब से फरियाद। एंड हैलोजन, हैलोजन क्या है? इस शब्द में ना, हैलोजन में एक हल, आप अगर ध्यान से इसे पढ़ें तो हल का प्रयोग होता है। हल कहाँ पे चलती है? खेतों में। खेतों में क्या होता है? फसल। तो यहीं से हमें इसकी टेक्निक भी मिल जाएगी हैलोजेंस एलिमेंट को याद करने की। फसल, हल चलती है तो हल फसल उगाती है, ये आ गई फसल, FCL फसल, बड़ी BRI बड़ी, अच्छी है AT अच्छी है, टेंशन कोई नहीं। जब फसल अच्छी होती है तो टेंशन कोई नहीं होती है, फसल बड़ी अच्छी है, टेंशन कोई नहीं। तो आप ये लॉजिक है, छोटे छोटे फोनिक्स से इनसे आप याद कर सकते हैं, इजीली याद हो जाता है। ये हैलोजेंस हो गया। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये एल्कली मेटल की तरह भी काम करता है और आपके हैलोजेंस की तरह भी काम करता है, बट इसको ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर जगह नहीं मिल पाई, तो ये भी इनका एक फेलियर है। दूसरा फेलियर क्या है? लेटर ऑन जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो आइसोटोप्स को हम प्लेस नहीं कर पा रहे थे। आइसोटोप्स को कैसे प्लेस नहीं कर पा रहे थे? ओके, मैं थोड़ा सा ये अचीवमेंट पोर्शन मिटा रहा हूं हल्का सा। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट खींचना हो तो वो थोड़े से पीछे करके खींच सकता है। ओके, एक तो डीमेरिट मैंने यहां पे लिख दिया, दूसरा डीमेरिट आइसोटोप्स जो डिस्कवर मच लेटर, बाद में जब डिस्कवर हुए तो ये एट द टाइम जब इन्होंने प्रपोज किया था उस समय ये नहीं थे। जब बाद में ये डिस्कवर हुए तो इनको हम प्लेस नहीं कर पाए। आइसोटोप्स कुड नॉट बी प्लेस्ड, प्लेस होते कैसे? क्योंकि इन्होंने मास पे रख दिया हुआ है। अब हाइड्रोजन ही ले लीजिए, हाइड्रोजन क्या 3 आ जाते हैं, 1 2 3, तीनों को आप कैसे, सबका मास अलग अलग है, कहाँ पे करेंगे प्लेस? तो इनको प्लेस कर पाना मुश्किल हो गया था। और थर्ड डीमेरिट, तो इनकी स्टेटमेंट और उसमें जो यहाँ पे मैंने मिटा दिया वहाँ पे था जो इन्होंने अरेंजमेंट करी थी। क्योंकि इन्होंने एक साइड बोला एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वह कुछ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो अपने आप को रिपीट करेंगी, बट फिर इन्होंने उसे आगे पीछे कर दिया। तो ये एक इनका फेलियर था। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर, एंड
हम जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लेके भी आएंगे, और सेकंड पार्ट में हम इसके आगे जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके पैटर्न्स करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या पैटर्न है क्लासिक, उसका मास का क्या पैटर्न है, या फिर रो वाइज क्या पैटर्न आता है, ग्रुप वाइज कैसा पैटर्न आता है, मेटालिक करैक्टर कहाँ कैसा है, नॉन मेटालिक करैक्टर कैसा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो आजकल मैंने सुना है कि वो डिसलाइक वाले शायद शो नहीं होते, मुझे बच्चे नहीं किसी ने बताया था। तो डिसलाइक तो क्या करोगे आप, बट कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर किस एफर्ट की ज़रूरत है। या फिर पेन के लिए मुझे किसी बच्चे ने बोला था, पेन जब मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ तो ब्लू पेन इतना दिखता नहीं है उसके ऊपर, मैं लिख के बताता हूँ आपको, इसीलिए मैं ब्लैक ही पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।